heating of calcium carbonate, chemical equilibrium। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, CaCO3। अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो एस्केप हो जाएगा CaO प्लस CO2, एस्केप हो जाएगा और इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, है ना। अपन जानते हैं, बेसिक जल्दी से अपन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन इसको क्लोज कंटेनर में करेंगे, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रहेगा, है ना, तब ये रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, क्लोज कंटेनर में करने पे जो CO2 है आपका, CO2 वापस से रिएक्ट करेगा, CO2 वापस से रिएक्ट कर सकता है आपके CaO से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश होने में क्या पता लगेगा आपको, प्रेशर ऑफ CO2 कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे वेरिएबल है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा आपका। अगर कोई कलर आता है तो कलर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की क्या खासियत है, इक्विलिब्रियम की खासियत ये है कि आपका काफी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर जैसे कि प्रेशर, ये तो सॉलिड है CaCO3, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है इनका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट इज क्लियर। तो काफी सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इक्विलिब्रियम दोनों साइड से आ सकता है, और इक्विलिब्रियम में आपको पता लगेगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, कलर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वो कांस्टेंट रह गए, समझ आ गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। और अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम बंद कंटेनर में ही आ पाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम जैसे कोई रिएक्शन अगर मैं लिख रहा हूँ, A प्लस बी गिव C प्लस D, और सभी के सभी एक्वस मीडियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, और इनके कोफिशिएंट X, Y, U, V। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्यों आता है, क्योंकि रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, दोनों साइड बराबर रेट से प्रोसीड करता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। और उसके लिए अपन देखते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है KF अपॉन KB होता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये तो बेसिक चीज है, अगर आपको कुछ नहीं पता हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सब बातें मालूम है ना। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C टू द पावर U D टू द पावर V अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट each raised to the power its stoichiometric coefficient, ठीक है, ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उसी अकॉर्डिंग के भी चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करते हो तो के चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके प्योर सब्सटेंस के नहीं लोगे, जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर प्योर लिक्विड है तो वो आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर वो उसकी डेंसिटी पे निर्भर करता है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए प्योर सब्सटेंस का, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई होता है तो वो आप हटा दोगे। एक के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह का होगा, Kp Kc। अगर आप पार्शियल प्रेशर्स के फॉर्म में नाप रहे हो तो वो आपका Kp होता है, जैसे यहाँ पे अपन जानते हैं Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
दैट्स इट, बस समझ आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो सॉलिड है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन तो आप 1 लोगे, ये चेंज नहीं होगा। ये तो Kp हो गया, और Kc जो है कॉन्सेंट्रेशन से नापा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि 1 है यहाँ पर अपन को दिख रहा है, ठीक है। और Kp Kc जो है आपके यहाँ पर दोनों अपन मेजर कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस है, तो गैसेस के लिए आप प्रेशर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप गैसेस के लिए आप पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आप कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और Kp Kc का रिलेशनशिप भी मालूम होगा आप लोगों को, Kp इज इक्वल टू Kc RT होल टू द पावर डेल्टा N, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस स्पीसीज ओनली, ये पता होगा आपको, है ना। K कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता, क्लियर। ये अच्छा, यहाँ पे ये पता है ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ही लोग Kp Kc में, ये पता है। कोई चीज नहीं आती तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जैसा मैंने बोला था पहले भी कि दीज आर द बेसिक थिंग्स, और आपको पता है। नहीं पता तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अपन अभी क्वेश्चंस तो करेंगे ही सारे, जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज को अप्लाई कैसे करना है ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये Kp Kc हो गया आपका, सिर्फ आप डिफरेंस लोगे किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस स्पीसीज का। के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि के प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन से नापा जा सकता है। के अपन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की जानकारी देता है कि हाउ फार द इक्विलिब्रियम हैज प्रोसीडेड, कितना आगे तक रिएक्शन बढ़ेगा इक्विलिब्रियम पर। अगर के की वैल्यू बहुत बड़ी होती है ना, तो के इज इक्वल टू 1, और के की वैल्यू अगर मान लीजिए बहुत बड़ी है, मान लीजिए के की वैल्यू 1000 या 10,000 से ज्यादा है, तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि रिएक्शन करीब करीब पूरा हो गया, पूरा कंप्लीशन। और के की वैल्यू जो है आपकी अगर कम है 10,000 से, है ना, 1000 से कम है, तो आप मान सकते हो 1000 से कम वैल्यू है तो रिएक्शन बढ़ा ही नहीं, ठीक है। बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम आ गया उसका, ठीक है। मतलब रिएक्शन शुरू होते ही इक्विलिब्रियम आ गया, आपके रिएक्टेंट्स ऐसे के ऐसे ही रह गए। और के अगर बहुत बड़ा है, 1000 से बड़ा है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि रिएक्शन करीब करीब पूरा होने वाला है, जब जाके इक्विलिब्रियम आया, मतलब पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स आपके बदल चुके हैं प्रोडक्ट्स में, और जब जस्ट कंप्लीशन होने वाला है तब आया रिएक्शन, ठीक है। फिर अपन के और क्यू को भी कंपेयर करते हैं। क्यू तो होता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट का भी एक्सप्रेशन वही होता है, ठीक है, जो आपका के का होता है। बस फर्क इतना सा होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आप मेजर करते हो तो वो क्यू कहलाएगा। किसी भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो क्यू कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो वो के कहलाएगा। तो रिएक्शन कोशेंट क्यू और के का एक्सप्रेशन एक जैसा होता है, सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कौन से रख रहे हो उससे डिसाइड होता है कि वो के है या नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन आप इक्विलिब्रियम वाले काम में ले रहे हो तो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आपको के की वैल्यू देगी। तो एट इक्विलिब्रियम में कह सकता हूँ कि क्यू के बराबर है, ठीक है। अगर रिएक्शन आगे की ओर निकल गया है, समझ आ गया, अगर रिएक्शन बहुत आगे की ओर निकल गया है तो उसमें अपन ऐसा कह सकते हैं कि क्यू के से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्यू ग्रेटर देन के, क्योंकि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएंगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में आते हैं। तो फिर रिएक्शन अगर क्यू अपन नापते हैं और के से ज्यादा वैल्यू आ रही है क्यू की, तो रिएक्शन पीछे की ओर जाएगा। और क्यू की वैल्यू अगर कम आ रही है ना, मतलब
आपका रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा नहीं है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, है ना। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब Q K के बराबर है तो रिएक्शन जो है आपका दोनों तरफ बराबर रेट से प्रोसीड करेगा, मतलब देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ के फीचर्स हैं। के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। के डजंट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा या समय लगता है ना, लेकिन उससे वैल्यू चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम की। समझ आए? टेम्परेचर से वैल्यू चेंज हो जाती है, और ये टेम्परेचर से जो वैल्यू चेंज होती है, ये वैल्यू वैसी की वैसी है जैसे अपन ने उसमें देखी थी, अरेनियस इक्वेशन में देखी थी ना अपन ने। अरेनियस इक्वेशन में तो रेट कांस्टेंट देखा था, यहाँ पे अपन वही चीज वैसे देख सकते हैं। log k2, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, k2 और k1 वही एक्सप्रेशन है बेटा, है ना। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। समझ में आ गया? तो एक्सप्रेशन बिल्कुल वही का वही है कि हाउ द के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डजंट हाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बिल्कुल वैसा का वैसा एक्सप्रेशन है जो अपन ने अरेनियस इक्वेशन में देखा था, लेकिन अरेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट के लिए होता था। के जो थे रेट कांस्टेंट थे, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे, K1 और K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। समझ आ गया? कि अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, हर रिएक्शन का, बैलेंस रिएक्शन का अपना के का एक्सप्रेशन होगा। अगर मान लीजिए ए और बी है ना, तो इसका के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा इसका। समझ आ गया? क्योंकि के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देख लीजिए। और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ के है, that will be the square of the first value। समझ आया? के स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं हाफ 2 से डिवाइड करता हूँ, जैसे अगर इस इक्वेशन को मैं हाफ कर देता हूँ, कोफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो k टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, b gives a, तो जो k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/k। ठीक है, तो ये सवाल आते रहते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर है। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई इक्वेशन ऐड कर देता हूँ P और Q, है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश है ना, मान लीजिए। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो P प्लस बी गिव्स A प्लस Q। ठीक है, तो इसका नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो, अगर दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो वो k डैश इंटू 1/k, इसका 1/k और ये k डैश। समझ आ गया? तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं, बेसिक पता ही है आप लोगों को। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस क्विकली। ठीक है, सो दैट आपको जल्दी से
समझ आ जाएगा किस तरह से अप्लाई करना है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये N2O4। पी ब्लॉक में भी अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। NO2 रेडिश ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस है जो ठंडा करने पे कलरलेस लिक्विड N2O4 डायमैग्नेटिक लिक्विड में चेंज हो जाती है ना। डाइमराइजेशन रिएक्शन है। NO2 पे इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और NO2 पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो जुड़ जाता है। क्लियर। तो ये इस तरह की रिएक्शन है। और दूसरी जो चीज है द कंसंट्रेशन ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट। इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम the concentration of N2O4 is equal to 4.8 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 जो है वो है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Kc की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। सिली मिस्टेक कर सकते हो, बस इतना सा होगा और तो कुछ भी नहीं है इसमें। 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3m, b जो होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 3m, c है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 2m, और जो d है वो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1m। हाँ, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजीली हो जाएगा आपसे। N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मोलर, और NO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है, अच्छा, जब इक्विलिब्रियम में सिर्फ N2O4 होता है, मैं बता दूं आपको, तो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड या सॉलिड बन जाता है। आप कितना कूल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और जब इक्विलिब्रियम में NO2 होता है तो ब्राउन कलर आ जाता है ना। NO2 रेडिश ब्राउन कलर गैस होती है, पैरामैग्नेटिक गैस हो गई, अपन जानते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक का बहुत ही फेमस सेंटेंस है नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स का। हाँ, तो क्या आंसर आया जल्दी से बताएं। शिफात, शिवा, फातिमा बेटा, एवरीबॉडी। क्या आंसर आ रहा है शिवा बेटा, क्या आंसर आया जल्दी बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। और किसका आंसर आया है, कैसी आंसर होगा। वापस चेक करो फातिमा बेटा, क्या आंसर होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। NO2 के कंसंट्रेशन का पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O4 का कंसंट्रेशन, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये NO2 का कंसंट्रेशन कितना लिया है अपन ने, है ना। 1.2 इंटू 1 10 टू दी पावर माइनस 2, तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है फातिमा। हाँ बेटा, ए आएगा। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ये आएगा 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, तो 12 फोर और 4.4 इंटू 0.3,
ठीक है, ये आया 10⁻⁻², तो ये हो गया 3 × 10⁻⁻3। समझ आ गया? तो आंसर होगा इसका ए। आई होप शिफत एंड शिवा आप लोगों का भी आंसर आ गया है। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, ये बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा कई बार सिली मिस्टेक अपन कर देते हैं आने के बाद भी, किसी से भी हो सकती है, इवन आई कैन ऑल्सो मेक सच मिस्टेक, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब अगला है कि इसका अगला सवाल भी बहुत आसान है। P4 सॉलिड है और आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, और जब फास्फोरस को अपन एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो उसका ऑक्साइड बन जाता है P4O10, ये भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? Kc इज इक्वल टू 1/, कौन सा ऑप्शन सही है? Kc is equal to concentration of P4O10 upon concentration of P4 into concentration of O2 की पावर 5। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है, Kc is equal to concentration। यस फातिमा, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। आप इसमें जो है, ये तो सॉलिड्स हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, तो मतलब एक्सप्रेशन ऐसा बनता है, लेकिन इसको अपन 1 ले लेते हैं, इसको अपन 1 ले लेते हैं, तो सिर्फ ये डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की पावर 5 बचता है। समझ आ गया? तो इससे आपका आंसर आता है फर्स्ट वाला। तो आई होप इट इज क्लियर कि हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करते जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगला क्वेश्चन। ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे दिया जाने वाला इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, और इक्विलिब्रियम पे आकर 2 NO मिलता है। ठीक है, एट टेम्परेचर T। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे T का जो वैल्यू, K का जो वैल्यू है इसका इक्विलिब्रियम का, K is equal to, at temperature T the value of K is equal to 4 into 10 to the power minus 4। ठीक है, the value of Kc for the reaction given below। हाँ, तो इसमें जो रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ उसका Kc क्या होगा? NO गैसियस प्लस NO gases gives half N2 plus half O2। ठीक है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना दे रखा है तो इसका कितना होगा? बहुत ही आसान है। ए ऑप्शन है 0.02, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 4 into 10 to the power minus 4,
और डी ऑप्शन है आपका 2.5 इंटू 10⁻²। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताओ। शिबा, सिफत, समझ में आ रहा है? क्या आंसर होगा फातिमा? यस, ऑप्शन बी। हाँ, एक तो रिएक्शन को उल्टा करना है, तो उससे के जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करके अंडर रूट ले लिया। समझ आया? अंडर रूट क्यों लिया? क्योंकि हाफ कर दिया है ना, तो हाफ करने पे तो ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ये वैल्यू आएगी, तो ये आएगी 1/2 इंटू 10⁻²। तो 100/2 50 आ गया, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसके बाद फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं ये, धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाएंगे, है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड आई होप एवरीबडी इज डूइंग शिफा तान शिवा। नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन में हम्म अपन को 3 रिएक्शंस दे रखे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O इक्विलिब्रियम पे आ जाता है और देता है CO2 प्लस, CO2 गैस है, प्लस H2 गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है मीथेन के साथ, CH4 प्लस H2O, सभी गैसियस हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद देता है CO प्लस 3H2, K2 है। और तीसरा रिएक्शन जो है CH4 गैस प्लस 2H2, आपका इक्विलिब्रियम पे आने के बाद CO2 गैसियस प्लस 4H2 गैसियस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है ना। और यहाँ पे अपन को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप? which is the which is the correct relationship between the equilibrium constant of these reactions? ठीक है, 3 रिएक्शन K1 K2 K3, इनके 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। शिवा, शिफत, फातिमा, चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? यस, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन थर्ड सही है। हाँ, तीसरी इक्वेशन को अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बहुत आसान है, दिख ही रहा है अपन को। आफ्टर यू ट्राई टू मैच द रिएक्टेंट, यहाँ पे एक मीथेन है, यहाँ पे 2 वाटर है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 4H2 हो ही जाएगा, दिख रहा है अपन को, बिल्कुल डायरेक्ट है। और यहाँ पर CO जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ है, CO2 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन जो है वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पे आ रही है। तो अगर आप इक्वेशंस को ऐड करते हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, द रिजल्टिंग फाइनल इक्वेशन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। ठीक है, तो K3, क्योंकि थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2,
तो K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ठीक है। तो C इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। और फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में अपन लिखेंगे कि ये थोड़ा सा आपको बताना, थोड़ा सा और डीपली सोचना पड़ेगा। आपको ये रिएक्शंस देखने हैं, 3 रिएक्शंस में लिख रहा हूँ, जिसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है फॉर एवरी स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद। तो इसमें पहला इक्वेशन तो ये है PCl5 गैसियस, दूसरा इक्वेशन ये है ये तीनों रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे हैं, हर स्पीसीज के सभी बराबर हैं और वो है 0.01 मोलर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है अपन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। क्या ऑप्शन आ सकता है अपने पास? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखिएगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब किस हद तक रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम आया है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ये मतलब है जिसमें इक्विलिब्रियम बिल्कुल लास्ट में प्रोडक्ट बनते बनते पूरा प्रोडक्ट बन चुके होंगे, जब आने वाला होगा तो वो ज्यादा एक्सटेंट तक प्रोसीड हुआ है ऐसा रिएक्शन। कुछ हो सकता है कि रिएक्शन शुरू होते ही इक्विलिब्रियम आ गया तो कम एक्सटेंट तक ही रिएक्शन जा पाएगा, ऐसा रिएक्शन जो होता है फिर आगे नहीं बढ़ पाता। कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट ही हुआ है और जल्दी से इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो उसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है कम माना जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज लेस एंड इफ द रिएक्शन प्रोसीड्स अप टू कंप्लीशन और उसके बाद में इक्विलिब्रियम आ रहा है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा माना जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही कंपेयर करना है आपको। इन तीनों में 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं तीनों के तीनों ऑफ पी ब्लॉक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको बताना है। शिवा आवाज आ रही है?
हाँ फातिमा डी, शीबा एंड शिफत, एनी आंसर? क्या होगा इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जल्दी से बताएं। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे आया? देखिए इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कीजिए। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? 0.101, 0.01। तो कॉन्सेंट्रेशन 2 बार लिखा ऊपर और नीचे 1 बार लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, और एक कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक कॉन्सेंट्रेशन बचा। यहाँ पे क्या होगा, के का वैल्यू, तो यहाँ पे के का वैल्यू निकाला इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से। यहाँ पर के का वैल्यू कितना होगा? 2 कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, 2 कॉन्सेंट्रेशन, के का वैल्यू होगा 1, क्योंकि 2 कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएंगे, 2 कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएंगे, तो के का वैल्यू 1 होगा। समझ आ गया? कैंसिल आउट हो गए सारे कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर कितना होगा? इधर कितना रहेगा? हाँ बताओ। हम्म 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 K3 का वैल्यू जो है ये 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.01 की पावर कितना होगा? 4, है ना, क्योंकि N2 का 1 और हाइड्रोजन का 3 पावर रहेगा। तो ये 0.01 का पावर 2 आ गया, 1/, 0.01 को मैं 1/100 लिख रहा हूँ बेटा, टू द पावर 2। तो ये आ गया 10 टू द पावर 4। समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जब ये 10 टू द पावर 4 आ गया है ना, ये समझ गए ना सभी लोग? क्लियर है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है ना, सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? शिवा, फातिमा, सिफत, मतलब ये रिएक्शन सबसे ज्यादा एक्सटेंट तक प्रोसीड करेगा, है ना, बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन प्रोसीड कर रहा है? जिसका के सबसे ज्यादा है। ठीक है, अभी भी मैंने बताया था, द वैल्यू ऑफ के tells us about the extent up to which the reaction proceeds. If the value of K is greater than 1000, तो अपन कह सकते हैं मतलब रिएक्शन पूरा पूरा होने के बाद इक्विलिब्रियम आने वाला है ना, मतलब पूरा करीब करीब पूरा हो चुका जब इक्विलिब्रियम आया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक ये अपन को ध्यान में रखना है, सो दैट वी डोंट रिपीट देम इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन कुछ और क्वेश्चंस, और थोड़ा सा अपन टफ क्वेश्चंस करते जाएंगे, है ना। बेसिक क्वेश्चन अपन ने देखे ही हैं, और इससे क्या होता है कि अपन को प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी से, है ना। जो जो गलतियां होती है वो ब्रश अप हो जाएंगे कि कहाँ गलतियां हो सकती है, क्या गलतियां पे अपन को किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है NH4HS का है। NH4HS अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपने सॉलिड होता है, ठीक है, इसको फ्लास्क में रखा। NH4HS सॉलिड को फ्लास्क में रखा, is placed in a flask containing ammonia gas at certain temperature containing ammonia gas at certain temperature and 0.5 atmosphere pressure। ठीक है,
अब NH4HS को अपन हीट करते हैं तो टूट जाता है बेटा, है ना। और NH4HS decomposes upon heating. This is a solid, इसको हीट करोगे और अगर क्लोज कंटेनर में हीट करोगे तो जो गैसेस बनेंगी आपकी ये एस्केप नहीं हो पाएंगी, तो आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है। एक अब इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है फ्लास्क का वो 0.84 एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है। NH4 decomposes to give NH3 and H2S at equilibrium. The total pressure of the flask पहले तो सिर्फ अमोनिया ले रखा था अपन ने, उसका प्रेशर दे रखा है। और NH4HS अपन ने डाला जिससे अमोनिया और बनने लग गया, है ना। H2S भी बना उसके साथ, दोनों गैसेस हैं, तो प्रेशर अपन को जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद प्रेशर स्टेबल हो जाएगा और टोटल प्रेशर ऑफ द फ्लास्क इज 0.84 एटमॉस्फेयर हो गया। समझ आ रहा है क्वेश्चन? आई होप क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। ए का वैल्यू है 0.30, बी का वैल्यू 0.18, सी का वैल्यू जो है आपका 0.17 और डी का वैल्यू 0.1। समझ में आ गया? तो कितना वैल्यू हो जाएगा ये? कितना आंसर आ रहा है? शिवा शिफत एनी आंसर? हम्म। क्या आंसर आ रहा है फातिमा? हाँ बेटा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है। तो एक चीज आप इसमें लगा सकते हैं कि प्रेशर जो है मोल के प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो वैसा सोच सकते हैं आप। ठीक है। किसी का आंसर आया? फातिमा कितना आंसर आया है? बी।
चेक करते हैं अपन क्या आंसर है। और शिवा और शिफत कितना आंसर आया है बेटा? क्या आंसर आ रहा है? इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो कि आपका ये सॉलिड है, इसका आप तो इक्वेशन लिख लीजिए। पहले तो 1 एटमॉस्फेयर है और ये 0 है, 0.5 एटमॉस्फेयर है, 1 नहीं 0.5 एटमॉस्फेयर है इनिशियल। अच्छा, इसका कुछ डिकम्पोजिशन हुआ होगा, और जितना डिकम्पोजिशन हुआ उससे इसका कुछ प्रेशर बढ़ गया है x, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ मोल बने होंगे NH3 के। और जैसा कि इक्वेशन अपन को बता रही है, जितने NH3 के मोल बने उतने के उतने H2S के मोल बने, तो 0 में भी x ऐड करूंगा मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है। तो पॉइंट यहाँ पे जो प्रेशर हो गया अमोनिया का 0.5 प्लस x, और H2S का जो प्रेशर हो गया वो प्लस, वो भी x आया है, क्योंकि x जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ NH4HS, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जितना अमोनिया का इंक्रीज हुआ उतना का उतना H2S का भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों के बराबर मोल बन रहे हैं। इक्वेशन में देख सकते हैं दोनों का कोफिशिएंट 1 है, NH4HS के 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ H2S, तो दोनों के बराबर बराबर मोल बन रहे हैं। जितने भी बने वो नहीं पता अपन को कितने मोल है वो ऐड हुए, तो अपन ने कुछ मोल ऐड हुए, वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू फाइंड आउट। अपन ने बस इतना बोला जितने भी मोल ऐड हुए उसके कारण कुछ प्रेशर इंक्रीज हुआ, और H2S का भी प्रेशर इंक्रीज हुआ। टोटल प्रेशर कितना हो गया? 0.5 प्लस 2x हो गया, और ये वैल्यू है 0.84 के बराबर, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 0.34, और x की वैल्यू अपन ने, क्योंकि फाइनल प्रेशर आपको दे रखा है 0.84 एटमोस्फियर, तो x का वैल्यू अपन ने निकाल लिया। x का वैल्यू निकाला 0.17। समझ आया कैसे निकाला? टोटल प्रेशर एस्टिमेट करके x का वैल्यू अपन ने निकाला है, ठीक है। और ये तो प्रेशर का वैल्यू आ गया है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपने जो वैल्यू बताई है बेटा, दैट इज ऑफ द अमाउंट विच इज डिकम्पोज्ड, है ना। इतना प्रेशर और बढ़ा, है ना। अब फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया, है ना। फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया? Kp is equal to pressure of NH3 at equilibrium, partial pressure of NH3 at equilibrium into partial pressure of H2S at equilibrium. पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना हो गया? 0.5 प्लस x कितना हुआ? 0.67, है ना। x की वैल्यू अपन ने निकाली 0.17 इंटू H2S 0.17। समझ आ गया बेटा? तो कितना आंसर आ रहा है ये, ठीक है। 0.67, 0.67 इंटू 0.17, ये आ रहा है 0.1139। तो 0.11 विल बी द आंसर। डी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया सभी के? फातिमा समझ में आ गया? आपने इंक्रीज इन प्रेशर बता दिया। अगर ये पूछते कि प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है अमोनिया का, है ना, तो वो बात सही है आपका, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपन को प्रेशर के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने निकाला, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है शिव, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन भी ऐसा कैसा ही है, बहुत ही इजी है। 3a प्लस बी gives 2c, ठीक है। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है 9.0। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क कितना होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क कितना होना चाहिए?
if at equilibrium 2.0 moles of each A, B, C के हर के इक्विलिब्रियम पे 2 मोल्स रह जाते हैं. If at equilibrium 2 moles of each A, B and C exist. ठीक है. What should be the volume of the container if at equilibrium 2 moles of each exist? ठीक है. क्या आंसर होगा? क्या आंसर आएगा? हाँ जल्दी बताएं. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. तो इक्विलिब्रियम आपको कंसेप्ट सारे पता है, गलतियां क्या क्या होती है ये अपन को डिस्कस करना है. फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा. कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ. फातिमा क्या आंसर आ रहा है? शिवा, शिफत. हम्म कितना आंसर आया बेटा जल्दी से. यस कम ऑन. हाँ तुम केसी की वैल्यू दे रखी है ना 9 अपन को. शिवा आंसर आ रहा है ए. वेरी गुड. ए इज द राइट आंसर. केसी की वैल्यू 9 दे रखी है और 2 मोल्स अभी के इक्विलिब्रियम पर हैं. तो 2/v का स्क्वायर अपॉन 2 मोल्स ऑफ ए है तो 2/v इसका ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इसका क्यूब. और बी के भी 2 मोल हैं तो 2/v कॉन्सेंट्रेशन हो गया है इसका. कोई पावर नहीं लगाना, पावर 1 है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट बी का 1 है. ठीक है. तो ये 2/v ऐसा हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2 बचा. तो 9 इज इक्वल टू v²/4 है ना. तो 9 4 जा 36 और वॉल्यूम आ गया 6 लीटर. बहुत आसान क्वेश्चन है. आई होप सभी लोग ढंग से कर लेंगे इसको सही सही. ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन है. थोड़ा सा हल्के सा और ट्रिकी क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. और ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है आपको. इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिक हो सकता है कि सल्फाइड आयन जो है सॉलिड सल्फर से रिएक्ट करता है ना. सल्फाइड आयन इसको कहते हैं अपन. ये सॉलिड सल्फर से रिएक्ट कर जाता है और पॉलीसल्फाइड आयन बनाता है. लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए. ये पॉलीसल्फाइड आयन होते हैं जैसे ये. ठीक है. ये पॉलीसल्फाइड आयन्स होते हैं. पॉलीसल्फाइड आयन्स कैसे बनते हैं? जब सल्फर सल्फाइड से रिएक्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो ये बनते हैं. ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 12 है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S22 माइनस, ठीक है, और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S32 माइनस, K2 कह रहा हूँ, K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S32 माइनस, ठीक है, इज 132। समझ आया? इक्वेशन आपको लिखनी है, खुद ही सोचना है। हाँ, आपका सल्फर और सल्फाइड मिलकर या तो ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप सल्फर के नंबर जोड़ते जाइए, सल्फर के नंबर सॉलिड सल्फर से मिलकर ये बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S32 माइनस फ्रॉम S22 माइनस NS? आपको ये बताना है, K3 बताना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S32 माइनस फ्रॉम S22 माइनस एंड S। समझ आ गया? ये दोनों तो बन रहे हैं फ्रॉम S एंड S22 माइनस। तो ये बताना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। इक्वेशन को सही से लिखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। समझ आ गया? ऑप्शंस में आपको लिख देता हूँ, 11, 12, 132, none of these। तो ये समझ में आई गया आपको क्वेश्चन? फातिमा आंसर कितना आ रहा है? 132 चेक करो वापस से। वापस चेक करो शिवा, कितना आंसर आ रहा है शिफा? हाँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप अब दिख रहा है सबको। ओके, वेरी गुड। सभी को नजर आ रहा है साफ साफ? आवाज आ रही है? तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका, वो S प्लस S2 माइनस गिव्स S22 माइनस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 12, और दूसरा है आपका 2S। फिर अपन को इक्वेशन सोचनी पड़ेगी। समझ आया? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1, ये K1 ये K2 132, ठीक है। अपने से कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है?
अपने से कौन सा K3 पूछा है, K3 जो जिसमें H3 2 माइनस बनेगा, H3 2 माइनस बनेगा किससे, सल्फाइड, डाइसल्फाइड से और सल्फर से, ये वाला बताना है। ये इक्वेशन कैसे आएगी देखिए, आप इजीली चेक कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, और अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, सल्फर प्लस S2 2 माइनस विल गिव दिस। तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 K2 बाय K1 है ना, K3 इज इक्वल टू K2 बाय K1 और K2 बाय K1 इज इक्वल टू 132 बाय 12। समझ आया? 132 बाय 12 कितना होगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा, हाँ फातिमा वेरी गुड, 4 3 जा 12 33, हाँ 11 आएगा बेटा, हाँ वेरी गुड। हाँ तो आंसर इसका 11 होगा। समझ आ गया? क्लियर? बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो आते रहते हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 1 मोल N2 और 3 मोल हाइड्रोजन के are placed in a closed container at a pressure of 4 atmosphere. चार एटमॉस्फेयर पर अपन इनको क्लोज कंटेनर में रखा है ना। टोटल प्रेशर, ये इनिशियल मोल से, ये भी ध्यान रखना कि मोल्स इक्विलिब्रियम पे हैं या इनिशियल है, ये बहुत जरूरी है, वरना आप सब गलत कर दोगे। इक्विलिब्रियम में अगर मोल्स है तो उनको डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में निकालने में काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर इनिशियल मोल्स है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसमें से कुछ हटाना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तब आप उनको काम में ले सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, आर प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट 4 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर, मतलब दे आर द इनिशियल मोल्स। हाँ, रिएक्शन हुआ, प्रेशर फॉल्स टू 3 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कम हो गया एट द सेम टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेशर ड्रॉप हो गया सेम टेम्परेचर पे, जब इक्विलिब्रियम आया, when the equilibrium is attained, ठीक है। और इक्वेशन दे रखी है हेबर प्रोसेस की, बहुत ही फेमस है, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। समझ आ रहा है? तो इसका केपी कितना होगा, केपी की वैल्यू बतानी है आप। केपी कैलकुलेट करके बताना है। फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। 9/4 B, 16/27 C, 27/16 D, 3/2। आपको बताना है केपी की वैल्यू। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम पे आए, इनिशियल प्रेशर दे दिया, फाइनल प्रेशर दे दिया, फाइनल प्रेशर दिया है इक्विलिब्रियम का, और इस हिसाब से चलना है अपन को। मैंने बोला था कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर पी बी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर को अपन मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं ना, और इससे अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कीजिए एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। तो जल्दी से करके बताएं मेरे को क्या आंसर होगा। आई होप सभी के समझ में आ चुका है। हम्म कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। क्या आंसर आ रहा है? हुआ? शिवा, शिफत, फातिमा, जल्दी से बताएं। व्हाट इज द राइट आंसर? हम्म हाँ, आपको मोल दे रखे हैं, इनिशियल टोटल प्रेशर दे रखा है, मोल से मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा इनिशियल, फाइनल नहीं, और मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो इनका पार्शियल प्रेशर भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो N2 और H2 का जो पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि ये 1 और 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल इसका 3 मोल H2 पे दे रखे हैं, तो ये 1 टोटल प्रेशर 1 मोल और 3 मोल दे रखे हैं अपन को, है ना। तो N2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा 1/4 इनिशियल, ये हो गया आपका 1 एटमॉस्फेयर, ये 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब मान लो इसमें से कुछ रिएक्ट हो भी गया, तो 1 - x प्रेशर के टर्म में ही मैं लिख रहा हूँ, 3 - 3x, इसका 3 टाइम्स रिएक्शन हुआ। और क्योंकि मोल और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम पे, तो ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 2x बना, है ना। और यहाँ पे टोटल जो प्रेशर आया इन टर्म्स ऑफ x, वो आया 4। इन सभी को जोड़ दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ये 4 - 4x + 2x, 4 - 2x आया, टोटल प्रेशर इतना आया। और ये जो टोटल प्रेशर है आपका, ये 4 एटमॉस्फेयर के बराबर है, 3 एटमॉस्फेयर के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर जो है आपका 3 एटमॉस्फेयर हो गया, फॉल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं x का वैल्यू कितना आया, ये 1/2। ठीक है, तो इसके इक्विल आपके बड़ी आसानी से इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे, है ना। तो ये कितना आया,
ये वैल्यू आई 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो हाफ एटमोस्फियर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 3x, ये 3/2 एटमोस्फियर आ गया। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई ये 2x आ गई, तो 2x इक्वल टू 1, ये 1 एटमोस्फियर आ गया आपका, है ना। ये इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आ गए आपके। वापस से चेक कर लीजिए आप लोग कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। देखिए टोटल प्रेशर जो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे 3 एटमोस्फेयर के बराबर होना चाहिए। तो ये 1/2 प्लस 3/2 कितना हुआ, 4/2, 4/2 मतलब 2, और एक 1 एटमोस्फेयर उसका तो ठीक आ रहा है, टोटल प्रेशर उतना आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आ गए। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आ गए तो अपन केपी निकाल लेंगे जल्दी से। केपी कितना हुआ, NH3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन N2 का प्रेशर, N2 का प्रेशर हाफ है, और हाइड्रोजन के प्रेशर का क्यूब 3/2 का क्यूब, है ना। तो कितना आया, समझ आ रहा है। तो ये हो गया 16, 8 2 16 हो गया, 16 ऊपर आ गया बाय 27। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, केपी की वैल्यू कितनी आ गई, 16/27। क्लियर है सभी के, समझ में आ गया? फातिमा, शिफत, शिवा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ओके, यस। तो आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या क्या गलती होती है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आई होप आप सभी लोग सही करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपको बताना है Kp अपॉन Kc की वैल्यू कितनी होगी, Kp अपॉन Kc कितना होगा। आंसर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी बड़े सिंपल हैं, RT या RT की पावर -1 या RT की पावर -12 या R इंटू T की पावर हाफ। समझ में आ गया? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। फातिमा, शिबा, शिफत, डायरेक्टली यू कैन गिव मी द आंसर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, केपी केसी बताना है अपन को कि हाउ केपी एंड केसी आर रिलेटेड। हाँ, जल्दी से बताएं, कम ऑन, किसका आंसर आ रहा है? Kp इज इक्वल टू Kc RT होल टू दी पावर डेल्टा Ng। मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। शिवा, कितना आंसर आ रहा है? फातिमा, तो Kp इज इक्वल टू Kc
आर टी टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, दे नहीं रखा अपन को, आंसर भी टी के टर्म्स में दे रखा है। डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज। डेल्टा एन जी कितना, गैस के कितने मॉलिक्यूल बने, 1, यहाँ पे 1 है, और इनिशियल कितने थे, 1 प्लस हाफ, 3/2। तो कितना आया, डेल्टा एन जी माइनस हाफ, तो कितना आएगा यहाँ पर, -1/2। तो केपी अपॉन के सी कितना हुआ, आर टी होल टू द पावर -हाफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, ठीक है, और इस कारण से इसको डायरेक्टली किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट तरीके से पूछा जा सकता है इसको, जो अगला तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2NO2 2NO2 गैस 2NO प्लस O2, केसी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। सभी के समझ में आ रहा है बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत? ये सब दिया हुआ है अपन को। अब इसमें ये बताना है आपको, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा ही, कि केपी और केसी क्या बराबर हैं, या केपी बड़ा है केसी से, ठीक है, या फिर केसी लार्जर देन केपी, या फिर डिपेंड अपॉन प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे सभी गैसियस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो यहाँ पे सभी गैसेस हैं। आपको केसी का वैल्यू दे दिया, केपी केसी का रिलेशनशिप मालूम ही है आपको, ऊपर देखा है अपन ने। डेल्टा एन जी जो रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस में चेंज आ रहा है वो है, और डेल्टा एन जी कितना होगा यहाँ पर, ये भी मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। तो 2 + 1 3 -2 = 1 है। हम्म, कितनी वैल्यू आएगी जल्दी से बताएं मेरे को। हाँ शिवा बताओ जल्दी से, क्या क्या आंसर आ रहा है, फातिमा, शिफत। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग द क्वेश्चंस।
क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अपन ने देखा केपी है, केपी इक्वल टू केसी आर टी होल टू दी पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है, आर का वैल्यू 1 से बड़ा है। समझ आ रहा है, डेल्टा एन जी आपका 1 है, तो ये वैल्यू जो है आर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो कोई छोटा नंबर होता है जिसको 1 से, हाँ, केपी ग्रेटर देन केसी होगा। वेरी गुड। हाँ, ये 1 से बड़ा आएगा, बस इतना सा देखना है आपको, 1 से बड़ा आएगा तो ये नंबर छोटा है, छोटे नंबर को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो बड़े के बराबर होगा, है ना। जैसे 4 है और 2 है, तो 2 4 के बराबर कब होगा, जब इसको किसी 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। 2 को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, बड़े नंबर को अगर छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा नंबर आता है, तो ये ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा रहा होगा तब जाके वो बड़े के बराबर आया, 1 से बड़े पे। तो केपी इज ग्रेटर देन केसी, बस इतना सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड आई होप ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर मैं आगे चलता हूँ कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट होगा इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन बहुत काम में आता है अपने, और काफी कॉमन क्वेश्चन है। ये मैं लिख देता हूँ कि PCl5 बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड। PCl5 is dissociating in a closed container। ठीक है, और टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर इज P। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 अल्फा है। ठीक है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम कितना होगा। Partial pressure of PCl3 at equilibrium will be how much? टोटल प्रेशर दे रखा है आपको, तो P इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ऑप्शन बी P इंटू 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन सी P इंटू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ऑप्शन डी। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन में लिख देता हूँ, PCl5 गैसेस हीट करने पे
टूट जाता है PCl3 गैसेस में और Cl2 गैसेस में। ये आपकी इक्वेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और आपको आंसर बताना है। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का दे रखा है P, ठीक है। तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द आंसर। कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कितना आंसर आ रहा है? फातिमा, शिवा, शिफात, how much, what is the final answer which you are getting? Quickly tell me. Yes, come on. क्या आंसर आया? एनीवन? फातिमा बहुत इजी है, जल्दी करो। बी आंसर चेक करते हैं अपन। देखो PCl5 है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। इसका मतलब हुआ बेटा कि 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ। तो मैं इनिशियल 1 लेता हूँ, यहाँ पर इसके 0 मोल ले लेता हूँ, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना हो गया ये? इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक ये अल्फा डिसोसिएट हो जाता है ना। तो टोटल मोल्स कितने हुए ऑफ गैसेस? वन प्लस अल्फा हो गया, ठीक है। और टोटल मोल ऑफ गैसेस इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है? वो P है ना। तो अब ये कितना आया? जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय, मतलब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन, पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 पहले निकालिए। PCl3 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया PCl3 का इक्विलिब्रियम पर, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 जो आया वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 आ गया, है ना। तो टोटल प्रेशर P है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 जो मैंने निकाली थी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो आंसर आएगा P अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। समझ आ गया? इज इट क्लियर? तो आंसर आएगा अपना, क्योंकि अपन को पूछा है PCl3 का पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, तो वो आ गया ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया सभी के? शिफात, शिवा, फातिमा, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। तो आई होप सबको प्रैक्टिस हो गई है अच्छी तरह से, सारे क्वेश्चंस ढंग से ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपन ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपके बहुत इजीली आपके यहाँ पे समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड देम कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है।
इससे मिस्टेक करने से बचा जा सकता है ना। तो अब आगे चलते हैं अपन, आगे अगला क्वेश्चन भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर है। इसमें HI का डिकम्पोजिशन हुआ किसमें, हाइड्रोजन में और आयोडीन में, ठीक है। और इसमें Kp गैसियस रिएक्शन है, तो Kp पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको ये बताना है। एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एक मोल लिया आपने, एक मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ। एक्सप्रेशन ऑफ Kp, नेक्स्ट सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ Kp वेयर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ आ गया। तो यहाँ पे आप जल्दी से बता सकते हैं मेरे को क्या आंसर आया है। ए is 1 plus 2 root Kp upon 2. B टू C है ना। और हाँ, तो क्या आंसर आएगा, हाउ यू विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ Kp, क्या सही है। समझ में आ गया फातिमा शिफा, क्वेश्चन क्लियर है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। इक्वेशन लिखिए, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ Kp बताना है आपको। इक्वेशन ये है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दे रखा है, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 में से अल्फा, एक्चुअली यहाँ पे 2 मोल हैं, आप इक्वेशन को देखिए ध्यान से, उससे बता सकते हैं आप 2 मोल हैं तो 2 मोल ब्रेक होंगे, तो 1 मोल आपका H2 बनेगा और 1 मोल I2 बनेगा। तो 2 में से 2 मोल ब्रेक हुए, ये समझ में आ गया। 2 में से 1 में से अल्फा ब्रेक हुआ, तो 2 मोल में से कितना ब्रेक होगा, 2 अल्फा। समझ आ गया, इज इट क्लियर, आप ऐसे लिख सकते हैं।
और यहाँ पे अल्फा बना और यहाँ पे अल्फा बना, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए आप 1 1 है। समझ गए? अब ये अपने पास एक्सप्रेशन आ चुका है, वॉल्यूम देने की यहाँ पे जरूरत है नहीं आपको, है ना? क्यों? तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालना है केपी अपन को, तो वो अपन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, टोटल मोल कितने होंगे? टोटल मोल जो होंगे वो 2 ही रहेंगे। दिख रहा है अपन को 2 - 2 अल्फा, है ना? 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि आप अल्फा अल्फा इनके मोल ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल मोल 2 ही रहने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते थे 1 में से अल्फा ब्रेक हुआ, अगर अल्फा ब्रेक हुआ तो अल्फा बाय 2 H2 का बना, अल्फा बाय 2 I2 का बना, वो भी आप मान सकते थे। तो 2 में से 2 अल्फा ब्रेक हुआ, बात एक ही पड़ेगी आपका, है ना? तो केपी जो दे रखा है आपको वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, तो H2 और I2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? ठीक है, जो टोटल प्रेशर है इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दोनों का कितना है? हर का मोल फ्रैक्शन अल्फा अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि अल्फा अपॉन टोटल मोल्स, अल्फा मोल्स इंडिविजुअल मोल इंटू टोटल मोल इंटू पी टोटल प्रेशर है, ये तो हाइड्रोजन का हो गया। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन I2 का अल्फा बाय 2 इंटू टोटल प्रेशर P अपॉन आपका मोल फ्रैक्शन HI का कितना हुआ? 2 - 2 अल्फा अपॉन 2। समझ आ गया? ये तो मोल फ्रैक्शन हुआ HI के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और इसका टोटल प्रेशर P। अब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, देखिए आप। ठीक है, टोटल प्रेशर पे निर्भर नहीं कर रहा, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ा 4, नीचे 4 है। ठीक है, केपी आ गया अपने पास इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 - 2 अल्फा स्क्वायर। समझ आ रहा है? या इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 को, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 - अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लिया तो अंडर रूट के पी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 - अल्फा। ठीक है, और ये 2 रूट के पी आ गया, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा, और इससे अपन अल्फा निकाल लेंगे। टू रूट के पी अपॉन 1 + 2 अंडर रूट के पी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर आया अपना? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया? फातिमा समझ में आया कि नहीं आया? शिवा, फातिमा, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, कुछ अपन और थोड़े से क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं, है ना जी? इसमें ओके, वेरी गुड। ली चैटरले प्रिंसिपल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ली चैटरले प्रिंसिपल बहुत ही आसान है ना? और वो अपन को ये बताता है कि अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गया है और उसमें अगर अपन कोई बदलाव करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो रिएक्शन वापस से मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा चेंज करने के बाद। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन
वापस से रीएस्टैब्लिश करेगा इक्विलिब्रियम को, और जब वो रीएस्टैब्लिश करेगा तो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिससे अपना जो बदलाव जो अपन ने किया है उसको, उसके इफेक्ट को खत्म कर सके। अगर इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है, उसमें अपन ने कोई बदलाव कर दिया है, बदलाव करने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, इक्विलिब्रियम वापस से एस्टैब्लिश होने में रिएक्शन को आगे या फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और वो उस डायरेक्शन में मूव करता है ताकि अपन ने जो वेरिएबल बदला है उसके इफेक्ट को नलिफाई कर सके, उसके इफेक्ट को खत्म कर सके। मान लीजिए अपन ने इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन है ना, वो प्रेशर से अफेक्ट होता है, अगर उसमें इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद अपन ने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन वापस से चलने लगेगा, है ना, और इक्विलिब्रियम को वापस से रीएस्टैब्लिश करेगा और इस तरह से उस ओर जाएगा ताकि अपने बढ़ाए हुए प्रेशर को, अपन ने जो प्रेशर इंक्रीज किया था वो कम हो पाए वापस से। अगर अपन ने कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज कर दिया अपन ने इमीडिएटली, तो रिएक्शन उस ओर प्रोसीड करेगा ताकि अपन ने जो टेम्परेचर में चेंज किया उसको खत्म कर सके। मतलब अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो रिएक्शन उसको कम करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो इसको, ये सारे ली चैटल प्रिंसिपल में आते हैं अपने, है ना, और काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ओरली कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को कि किस तरह से क्वेश्चन को, किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, है ना, और उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ली चैटल प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सबसे पहला क्वेश्चन प्रेशर के बारे में है। Increase in pressure at constant temperature does not affect the moles at equilibrium. ठीक है, अब इसमें 4 रिएक्शंस अपन को दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि कैसा होगा ये। तो फर्स्ट वाला तो है हाँ, तो इसमें मेरे को बताइए कि किसमें प्रेशर बदलने पर मोल में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम एज इट इज वहीं का वहीं रहेगा, कहीं शिफ्ट नहीं होगा इधर या इधर। समझ में आ गया।
इज इट क्लियर? किसमें प्रेशर बदलने पे, इक्विलिब्रियम पे आ गया रिएक्शन, अपन ने प्रेशर चेंज कर दिया, रिएक्शन किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करने वाला, वहीं का वहीं रहेगा, जिसको अपन कह सकते हैं कि मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्या आंसर होगा? कौन से रिएक्शन प्रेशर से अफेक्ट नहीं होते, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से अफेक्ट नहीं होते? ली चार्टर प्रिंसिपल कहता है कि अगर अपन ने प्रेशर बढ़ा दिया है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि प्रेशर को कम कर सके। अगर अपन ने प्रेशर कम कर दिया है इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद अपन ने सडनली वी हैव रिड्यूस द प्रेशर, तो reaction will try to re-establish equilibrium by moving in a direction such that it can increase the pressure which was decreased। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से अपन को सोचना है। और कहाँ पे कौन सा रिएक्शन प्रेशर से इम्पैक्ट नहीं होगा? यस फातिमा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में जाता है तब भी 2 मोल है H2 और I2 के, प्रोडक्ट साइड में जाता है तो HI के 2 मोल है। तो जहां पर डेल्टा गैसेस के, सिर्फ गैसेस के देखने हैं क्योंकि वही प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जहां पे गैसेस के मोल में बदलाव नहीं हो रहा है ना, वहां पे प्रेशर से, यहाँ पे अपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट ऑल्टर द नंबर ऑफ मोल्स। कहाँ पे अपन ने वॉल्यूम चेंज किया? और डज नॉट ऑल्टर द नंबर ऑफ मोल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? वॉल्यूम बदलने पे कोई असर नहीं हुआ। ऑप्शन ए, N2 gas plus O2 gas gives 2NO gas. Option B, PCl5 gaseous upon heating decomposes to PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. Option C, ठीक है, और ऑप्शन डी। हाँ, तो शिवा बेटा क्या आंसर होगा? फातिमा, क्या आंसर रहेगा? वॉल्यूम बदलने पे आपका मोल्स चेंज नहीं हुए, इक्विलिब्रियम पे आ गया या अचानक से अपन ने वॉल्यूम चेंज कर दिया टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए? हाँ, तो क्या आंसर होगा?
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पे वॉल्यूम का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि केसी अगर आप निकालोगे तो केसी में नंबर ऑफ मोल ऑफ एनओ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 बाय वॉल्यूम। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं अपन, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया है, और वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ऊपर और नीचे। तो वॉल्यूम बदलने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ आया? तो ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, नीचे भी कम हुआ, लेकिन बराबर प्रोपोर्शन में कम हुआ। इस तरह से कम हुआ कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वैल्यूज जो रिएक्शन क्वोशिएंट के आएंगी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होकर चलेंगी। तो इस कारण से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम का कोई असर नहीं हो रहा। दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पी ब्लॉक का अपना। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द रिएक्शन इस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है? हाँ, ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या रह सकती हैं? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, एनी टेम्परेचर प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्या क्या हो सकता है? कौन सी कंडीशंस फेवरेबल रह सकती है? डेल्टा एच मैंने दे रखा है आपको, ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप बताएं सोच के जल्दी से। क्या आंसर दिया है? यस फातिमा, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। कम टेम्परेचर करना है ताकि अपन को रिएक्शन आगे जाए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कम टेम्परेचर लेना है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज कर रहा है। तो अपन को रिएक्शन को और आगे ले जाना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है ताकि बढ़े हुए टेम्परेचर को कम कर सके, क्योंकि खुद हीट रिलीज कर रहा है तो पीछे जाएगा। अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो इसकी निकली हुई हीट को एब्जॉर्ब करो। तो अपन टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वापस से टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, हीट और रिलीज करने की कोशिश करेगा, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
लेकिन जिस रिएक्शन का डेल्टा एस 0 होगा वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये सिर्फ उसी रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में जिसमें हीट निकल रही है वो टेम्परेचर कम करने पे आगे प्रोसीड करेंगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। दूसरी चीज ये आती है ना, लेकिन एक्चुअल में जब पी ब्लॉक में अपन इसको पढ़ते हैं तो लो टेम्परेचर पे करते नहीं है ना, वो अलग बात हो गई। वैसे ली चैटरले के हिसाब से तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवरेबल है। हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे वी आर फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 मोल 1 मोल है ना, 2 मोल और 1 मोल 3 मोल है, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो 2 मोल रह जाएंगे। तो प्रेशर अपन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा, और आगे जाने पे ही प्रेशर, बढ़ा हुआ प्रेशर कम हो पाएगा, क्योंकि तो अपन देख रहे हैं कि पहले गैसेस के 3 मोल है और प्रोडक्ट साइड में गैसेस के 2 मोल। समझ आ गया? तो ये अपन को ध्यान रखना है। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल लेवल में H2SO4 बनाने के काम में आता है, तो करते नहीं है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर लेते हैं। उसका रीजन ये है कि लो टेम्परेचर पे रेट बहुत कम है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसलिए जब मतलब अपन को, ठीक है लो टेम्परेचर फेवरेबल है लेकिन रेट भी कम हो जाएगी इस पर, इक्विलिब्रियम तो आगे शिफ्ट होगा। तो अपन दूसरी चीजें भी अडॉप्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को आगे शिफ्ट करने के लिए। वो कौन कौन सी अडॉप्ट कर सकते हैं? ठीक है, जैसे अपन प्रोडक्ट हटा दें, है ना, और रिएक्टेंट और डाल दें, तो अपन SO3 हटाते जाते हैं जिससे रिएक्शन आगे बढ़ता है। समझ आ गया? तो आई होप ये क्लियर है, और ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके आ सकते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चार्टर प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आई होप सभी के समझ में आ गया है। ठीक है, तो क्लास एंड करता हूँ मैं। कोई डाउट है इसमें और आप तो पूछ सकते हैं मेरे से। फातिमा शिबा, ओके वेरी गुड। ध्यान रखिएगा सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करना है ना, छोटी सी से कोई कंसेप्ट सारे आते हैं आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेटली कीजिएगा। चलो ओके, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।